पश्चिम से पूरब तक। औरंगज़ेब के बाद से दिल्ली में मुग़ल बादशाहत तो कायम रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें घुन लगता गया। मजबूत बेदार मग़ज़ और बड़े बादशाहों का ज़माना ख़त्म हुआ और शाही निज़ाम कमज़ोर पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि 18वीं सदी ख़त्म होते होते बहुत सी नई ताकतें उभर आईं। मराठे, जाट, सिख, रोहिले ताकतवर हो गए। बाहर से हमले होने लगे। चुनांचे नादिर शाह दुर्रानी और अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को तबाह कर दिया। फिर यही नहीं हुआ, बल्कि जो इलाके और सूबे दूर दूर थे वो आज़ाद हो गए और उनका ताल्लुक़ दिल्ली से बराए नाम रह गया। इन तमाम बातों के अलावा अंग्रेज़ और फ्रांसीसी ताकत पकड़ गए। ख़ासकर अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो हर तरफ अपना असर बढ़ा लिया। यहाँ तक कि जब 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत हुई तो उनके हौसले बढ़ गए और थोड़े ही दिनों के बाद उन्होंने दिल्ली के बादशाह शाह आलम को इलाहाबाद में नज़रबंद कर दिया और वजीफ़ा देने लगे। बंगाल का इंतज़ाम अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि नई नई हुकूमतें कायम हो गईं। उन्हीं नई हुकूमतों में एक अवध की हुकूमत भी थी, जो कुछ दिनों तक तो मुग़ल बादशाहों के वज़ीरों की हुकूमत कहलाई, फिर बिल्कुल आज़ाद होकर बादशाहत बन गई। इस हुकूमत के पहले अहम हाकिम नवाब शुजाउद्दौला थे। उन्होंने दिल्ली से शायरों, कारीगरों और दूसरे लोगों को बुलाकर अपने दरबार की रौनक बढ़ाई। कहा जाता है कि उन्होंने मिर्ज़ा रफ़ी सौदा को ख़त लिख कर बुलाया था और ख़त में उन्हें भाई लिखा था, मगर सौदा न आ सके। हालांकि थोड़े दिनों के बाद उन्हें आना पड़ा। इस तरह मीर ज़ाहिक, सौदा, सोज़ और कुछ दिनों के बाद मीर सभी लखनऊ आ गए। जैसा कि बयान किया जा चुका है, इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ शेर व शायरी का चर्चा बड़े ज़ोरों पर होने लगा। शुजाउद्दौला के बाद आसिफुद्दौला नवाब वज़ीर हुए थे। वो ख़ुद शायर थे और शायरों की इज़्ज़त करते थे। उन्होंने सोज़ को अपना उस्ताद बना लिया, सौदा को खिलत दिया और मीर की तनख्वाह मुकर्रर कर दी। इन शायरों ने जो कुछ छोड़ा है वो उर्दू के ख़जाने में कीमती जवाहरात की हैसियत रखता है। इनका ज़िक्र पिछले बाब में हो चुका है। यहाँ इनका बयान दोबारा इसलिए किया गया कि अवध में जो शायरी की रवायतें कायम हुई उनका सिलसिला जहन में कायम हो जाए। अभी सौदा और मीर का ज़माना ख़त्म नहीं हुआ था कि लखनऊ के उफ़क़ पर नए सितारे चमके। ये सितारे भी पश्चिम ही से आए थे। इनमें ज़्यादा मशहूर ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी, यहया, अमान, जुर्रत और इंशाअल्लाह खां इंशा हैं। गो इन सबों की शायरी दिल्ली में शुरू हो चुकी थी और शोहरत भी हासिल कर चुकी थी, मगर जब ये लोग लखनऊ पहुँचे तो यहाँ की दुनिया दिल्ली से मुख्तलिफ मालूम हुई। यहाँ नई हुकूमत की उमंग थी, रंगरलियाँ थीं, ऐश था, मेले ठेले थे। नतीजा ये हुआ कि शायरी में छेड़छाड़ शुरू हो गई। एक दूसरे की हिजवें लिखी जाने लगी और शायरी में रंगीनी और मज़े की तलाश हद से ज़्यादा बढ़ गई। इश्क़ व आशिक़ी, मोहब्बत और रक़ाबत का ज़िक्र तो हमेशा से शायरी में होता रहता है, अब ये ज़रा खुलकर होने लगा। कभी कभी ये बातें इतनी ज़्यादा खुलकर कही जाने लगीं कि उनमें बदअख़लाक़ी की झलक पैदा हो गई। बहरहाल ये सब बहुत बड़े शायर थे। मुसफ़ी ने अपने 8 दीवान मुरतब कर लिए जो बदकिस्मती से अब तक नहीं छपे हैं। उन्होंने ज़्यादातर गज़लें लिखी हैं और उसी की वजह से मशहूर हैं, लेकिन उनके क़साइद और मसनवियाँ भी पढ़ने के काबिल हैं। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी शायरों की 3 तज़किरे भी लिखे हैं, जिनमें तज़किरे हिंद सबसे ज़्यादा मशहूर है। उनसे और इंशा से बहुत झड़पें हुआ करती थीं और उनकी वजह से कभी कभी सारे शहर में धूम मच जाती थी। जुर्रत ने भी ज़्यादातर गज़लें लिखी हैं। कहा जाता है कि वो अंधे थे और अपनी गज़लें बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ते थे, मगर इनमें ख़राबी ये थी कि वो कभी कभी इश्क़ व मोहब्बत का ज़िक्र बिल्कुल बाज़ारी ढंग से कर देते थे। इंशा बहुत पढ़े लिखे थे, कई ज़बानें जानते थे, मगर उनको दरबार की फ़िज़ा ने ख़राब कर दिया। वो शायरी में हर तरह के तजुर्बे करते थे और अपनी ज़हानत से गलत काम लेते थे। उन्होंने क़सीदे, मसनवियाँ, हिजवें और गज़लें लिखी हैं
اردو زبان کی خصوصیتوں کے متعلق فارسی میں ایک مشہور کتاب دریائے لطافت لکھی ہے، جس سے ان کی لیاقت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اردو نثر میں 2 کہانیاں بھی لکھی ہیں۔ انشا کی آخری عمر کی کہانی بڑی دردناک ہے، کیونکہ وہ دربار کی پابندیوں اور گھریلو مصیبتوں کی وجہ سے پاگل ہو گئے تھے۔ ان کے ایک دوست سعادت یار خاں رنگین تھے۔ انہوں نے انشا کے ساتھ مل کر ایک خاص قسم کی شاعری شروع کی تھی، جسے ریختہ کہتے ہیں۔ اس شاعری کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں عورتوں کی زبان میں شعر کہے جاتے تھے، اور شعر بھی ایسے ہوتے تھے جن میں عورتوں ہی کی زندگی کے معاملات ہوتے تھے۔ زبان کے نقطہ نظر سے یہ پڑھنے کی چیز ہیں، مگر کبھی کبھی ان میں گندی اور فحش باتیں بھی آ جاتی ہیں، اور ہر شخص انہیں پسند نہیں کر سکتا۔ اس زمانے کے دوسرے شعراء میں میر حسن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ وہ میر زاہد کے بیٹے تھے۔ انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں اور شاعروں کا ایک تذکرہ بھی تصنیف کیا ہے، جس سے اس زمانے کے شاعروں کے متعلق دلچسپ باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کی اصل شہرت ان کی مثنویوں کی وجہ سے ہے، خاص کر ان کی مثنوی سحر البیان، جس میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ بہت دلچسپ ہے۔ یہ مثنوی قصے کے لحاظ سے تو پرلطف ہے ہی، اس سے اس وقت کے رسم و رواج، رہن سہن، علم و فن اور زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس میں جذبات کا بیان سچے انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور مناظر قدرت کی تصویر کشی میں کمال دکھایا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ جب دلی کی بہار لٹی تو اودھ میں نئی بساط جمی، اور تھوڑے ہی دنوں کے اندر وہاں کے در و دیوار سے شعر کی آوازیں آنے لگیں۔ دربار کی طرف سے بھی شاعروں کی ہمت افزائی ہوئی تھی، اور عام لوگ بھی دلچسپی لیتے تھے، یہاں تک کہ لکھنؤ کا اپنا الگ طرز شاعری بن گیا جسے عام طور سے لکھنؤ اسکول یا دبستان لکھنؤ کی شاعری کہتے ہیں۔ ابھی تک تو جن شاعروں کا ذکر ہوا ہے وہ دلی ہی سے آئے تھے، ان کی وجہ سے زبان، بیان اور خیالات میں زیادہ تر تو دلی ہی کا رنگ تھا، مگر کچھ تبدیلی پیدا ہونے لگی تھی۔ بعد میں یہ فرق بہت واضح ہو گیا، اس کا ذکر آگے آئے گا۔